नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 जो कि है स्थल रूप एवं जीवन। और आज के इस भाग 1 में हम जानेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के बारे में, जिसमें खासकर पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। और आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे पर्वत, वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और वहां पर लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार की खेती करते हैं और कैसा पर्वतीय परिवेश है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, अर्थात एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूप दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर है। कौन कौन से स्थल रूप? जैसे कि ये जलप्रपात है और ये क्या है? पर्वत है। तो ये बहुत सारे पर्वत है और ये क्या है? पठार है। अब ये जो सारी स्थलाकृतियां हैं, क्या ये सारी एक समान है? यहाँ पे आपको नदी दिखाई दे रही है। तो ये जितने भी स्थल रूप है ये सब अलग अलग होते हैं। अब स्थल रूप अलग अलग है, इसका अर्थ हुआ वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु वो भी तो अलग होंगे। लोगों की दिनचर्या, वो क्या करते हैं वहां पर, कैसा उनका जीवन है। तो सबके जीवन व्यतीत करने का तरीका भी अलग होगा, उनकी संस्कृति भी अलग होगी। तो क्या होता है कि सारे स्थल रूप में हमें विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो उसके लिए अब हमें हर एक स्थल रूप को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का स्थल रूप है। जैसे पर्वतीय स्थल रूप है तो पर्वतों में कौन से लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं। क्या पर्वत और मैदानों में सेम चीज हमें दिखाई देती है? तो इसीलिए हमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस चित्र के अंदर जो हमें विभिन्न प्रकार के स्थल रूप दिखाई दे रहे हैं वो आपको देखने में भी अलग अलग दिख सकते हैं। जैसे कि ये पर्वत है जो कि इसमें चोटियां हैं, पहाड़ है ये, और ये जो घाटी पठार है, यहाँ पर ये जो पठार है वो कैसा है? ऊपर से समतल है। तो मैदानी क्षेत्र कैसा होता है? वो तो समतल होता है, लेकिन ये पठार है तो उठा हुआ पर ऊपर से क्या है? समतल है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हमें पृथ्वी की सतह पर दिखाई देते हैं वो क्या है? पृथ्वी का एक भौतिक स्वरूप है। और स्थल रूप जो है, क्या वो अचानक से बन गए? तो ऐसा नहीं होता है। स्थल रूप जो होते हैं उनको बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। तो इन स्थल रूप का आकार आने में या इनको आकार लेने में कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष भी लग जाते हैं। और तो और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। किसी क्षेत्र का पर्यावरण, हमारी पृथ्वी का पर्यावरण, वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन किससे संबंध रखता है? वहां के स्थल रूप के स्वरूप से संबंध रखता है। अब ये जो स्थल रूप है उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं इन तीनों के अलावा हमें कोई और स्थल रूप नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः हमारी पृथ्वी पर ये 3 प्रकार के स्थल रूप देखे जा सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान। तो ये तीनों प्रकार के स्थल रूप को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और आज शुरू करेंगे हम पर्वतीय स्थल रूप से। तो ये जो स्थल रूप है वो विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु को निवास देते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया, सारे स्थल रूप में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और लोगों का जीवन भी हमें अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। तो मानव जो है वो इन स्थल रूप के अनुसार खुद को ढाल लेता है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा? वहां पर परिवहन के साधन इतने नहीं होते, लेकिन मानव फिर भी वहां पर रहता है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर खेती करना भी मुश्किल है, आगे बताऊंगी ऐसा क्यों है। लेकिन मानव जो है वो हर प्रकार के स्थल रूप पर कैसे ना कैसे खुद को ढाल लेता है। दूसरा ये होगा कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूप है तो उन पर रहने वाली जो लोग हैं, लोगों की संख्या है, वो पूरे विश्व में भिन्न भिन्न है। अर्थात हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों में कम रह रहे हो या मैदानी में ज्यादा रह रहे हो, जिसको हम आगे जानेंगे। तो ये कथन सत्य है कि पहाड़ी क्षेत्र हो गया या फिर पठारी क्षेत्र हो गया, इनमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदान जो है वो विश्व की बहुत सारी जनसंख्या का आवास है। जैसे हमारा जो गंगा का मैदान है भारत में, उसमें लगभग 1/4 भारतीय लोग निवास करते हैं। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि मैदानी क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पर हो सकता है उनको सारी सुविधाएं अच्छे से मिल रही हो, हर चीज करना आसान हो, जैसे कि खेती करना आसान होता है वहां पर और परिवहन आसान होता है। तो हम किससे शुरू करेंगे आज? पर्वत से। तो पर्वत जो कि क्या है, एक स्थल रूप है और आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे उठे हुए होते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? पर्वत है। तो ये जो पर्वत है ये आसपास की भूमि से उठे हुए हैं। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं तो पर्वत जो है हमें बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं जब हम नीचे खड़े होते हैं। तो क्या हुआ, आसपास की भूमि से तो ये उठे हुए हैं, कुछ नुकीली चोटियों वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? ऐसे। तो अब ये जो ऐसे पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम पर्वत नहीं बोलते, इनको हम छोटी पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी पहाड़ी। तो इन पर्वतों की विशेषताएं क्या होगी? इनके आधार कैसे हैं? चौड़े हैं। आप देख सकते हैं आधार चौड़े हैं और खड़ी ढलान है। ये जो ढलान है इस पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं इस प्रकार की जो पहाड़ी आपको दिखेगी, इस पे चढ़ना क्या होगा? आसान होगा। दूसरी ओर संकरे शिखर, यानी इनकी जो चोटियां होती है वो कैसी होती है? नुकीली होती है। चोटियां संकरी होती है और नुकीली होती है। दूसरी ओर पहाड़ी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चोटियां इतनी नुकीली नहीं है। तो ये पर्वतों की विशेषताएं हैं कि उनके आधार चौड़े होते हैं, ढलान खड़ी होगी, मतलब उस पे चढ़ना या उससे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, संकरे शिखर अर्थात चोटियां पतली और नुकीली होती है। अब ये जो पर्वत है तो कुछ ऊंचाई पर जाने पर हमें कई पर्वतों पर क्या दिखाई देगी? हिम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो जो है बर्फ से ढके हुए हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जो पर्वत है खासकर वो। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होता है? कम तुंगता पर या फिर एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे तुंगता क्या होती है? अब ये चित्र देखिए आप, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है और यहाँ से नदी आ रही है और किस में मिल रही है? समुद्र के अंदर। ये समुद्र है जिसके अंदर नदी आके मिल गई। तो क्या यहाँ पर और ये दोनों एक ही ऊंचाई पर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्थल रूप है वो क्या है? समतल है। दूसरी ओर ये जो पर्वत है इनकी क्या है? नुकीली चोटियां। तो तुंगता या फिर एल्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ? समुद्र की सतह से किसी चीज की ऊंचाई कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं? तुंगता बोलते हैं। देख सकते हैं जैसे समुद्र तल से ऊपर किसी भी वस्तु की ऊंचाई, अब वो पहाड़ की ऊंचाई भी हो सकती है, किसी उड़ते हुए पक्षी की ऊंचाई भी हो सकती है, या फिर किसी उपग्रह की ऊंचाई। उपग्रह क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। तो हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि जो है उसमें अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र के अंदर हर चीज एक समान दिखाई दे रही हो आपको। कुछ किलोमीटर दूर जाओगे तो हो सकता है आपको घाटियां दिखाई दे रही हो, उससे कुछ किलोमीटर दूर जाओगे तो हो सकता है आपको पर्वत दिखाई दे रहे हो, वहीं आपको कहीं पर मैदान भी दिखाई देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तुंगता बोलते हैं, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है। अब जब ये हिम पिघल जाती है गर्मियों के अंदर तो क्या होगा? वो जल में बदल जाएगी और फिर किस में पहुंचेगी? नदियों में पहुंचेगी। इन हिम के पिघलने से जो पानी निकलेगा वो किस में मिलेगा? नदियों के अंदर। और फिर बहुत अधिक ऊंचाई या फिर तुंगता। तुंगता क्या हुआ? एल्टीट्यूड, यानी समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी चीज की। तो बहुत अधिक तुंगता पे जो पर्वत है उन पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तापमान गिरता जाता है। तो अब कोई पर्वत है, उसके यहाँ पर जो हिम है वो हो सकता है पिघल के नदियों में मिल जाए, लेकिन इसकी चोटियों पर जो हिम है वो नहीं पिघलती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, जिसकी वजह से हिम नहीं पिघलती, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। तो इसी प्रकार से ये जो पर्वत है इनके नीचे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिम आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्यों नहीं पिघली? क्योंकि तापमान क्या है? कम है। तो इसी प्रकार से पर्वत जो है उसमें भी हमें कई अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। अब कम ऊंचाई वाले या फिर अन्य ऊंचे स्थान जहाँ पर खड़ी चढ़ाइयाँ कम होती है और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये है गोल आकार के शीर्ष और ये कैसे है? ऊंची नुकीली चोटियां। तो क्या होता है कि इनकी चढ़ाई क्या है? कम होती है, जबकि इनकी बहुत ही ज्यादा यानी ढलान ज्यादा है। तो
ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या है, पर्वत है, और ये क्या है, पहाड़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिनके शीर्ष ऐसे गोल आकार के होते हैं उसको हम छोटे पहाड़ या फिर हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल। अब अगला हम बात करेंगे वर्षण के बारे में। वर्षण कहाँ से प्राप्त होता है हमें? हमारे वायुमंडल से। अब वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, इसके चारों ओर क्या है? वायु का एक आवरण है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। अब ये जो वायुमंडल है इससे हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। तो भूमि पर किसी भी रूप में अगर जल गिर रहा है तो उसको हम वर्षा, हिमपात या फिर ओले गिरना, वर्षण, ये क्या है? सामान्य रूप है किसके? वायुमंडल से जो हमें जल प्राप्त होता है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये क्या दिखा रहा है? वर्षा हो रही है जिसके अंदर जल की बूंदें गिर रही है। ये क्या है? हिमपात है, अर्थात ठोस रूप में पानी आ रहा है। ओले के साथ वर्षा, अर्थात इसमें तरल पानी भी आ रहा है और ओले आ रहे हैं जो कि क्या है? ठोस है। दूसरा, सिर्फ ओले गिरने के रूप में वर्षा होना, तो ओले क्या हो गए? ठोस हो गए। तो इसी प्रकार से वायुमंडल से हमें जो जल मिलता है, वर्षा का हो, ओले गिरना का हो, तो ये ठोस रूप में भी प्राप्त होता है और हमें तरल रूप में भी प्राप्त होता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर अधिकांश वर्षण जो है वो वर्षा और ओले के रूप में होता है। या तो तरल रूप में वर्षा हो रही है या फिर वर्षा और ओले दोनों पड़ रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्थान जो है जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडक है, तो वहां पर क्या होगी? हिम गिरेगी, हिमपात होगा और हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाता है। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था, यहाँ पर क्या था? इस पहाड़ के ऊपर हिम जमी हुई थी। तो ये बहुत ही ऊंचे स्थानों पर होता है जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है। अब वो ठंडक क्यों हुई? याद रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है और फिर ये क्या बन जाती है? सुंदर सी पहाड़ियां जो कि चोटी पर हिम से ढकी हुई है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हिम और ओले जो है वो वर्षा का या फिर वायुमंडल से जल प्राप्ति का क्या है? ठोस स्वरूप है। अब हम बात करेंगे कि पर्वत जो है उनको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पर्वतों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में। जैसे कि एशिया में क्या है? हिमालय, यूरोप में आल्प्स है, दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत है। तो इसी प्रकार से ये तीनों क्या है? महाद्वीप है। और कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिनमें से इन तीनों की क्या बताई गई है? कुछ मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और तो और इन पर्वतमालाओं में से कुछ पर्वतमालाएं ऐसी है जो कि हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। कैसे? जैसे ये पहाड़ पहाड़ पहाड़, ये क्या है? हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। जैसे कि ये 3 उदाहरण आप देख सकते हैं, हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चोटियों की जो कि पूरे विश्व के अंदर है। तो सबसे ऊंची चोटियां जो है वो कहाँ पर है उसकी भी बात करेंगे और कौन सी है। सबसे पहले सबसे ऊंची विश्व की चोटी है माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि हिमालय पर्वतमाला के अंदर है। हिमालय पर्वतमाला कहाँ है? भारत में है। माउंट अकोंकागुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला में है, और एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। माउंट किलिमंजारो जो कि एक ऊंची चोटी है, कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। माउंट ब्लॉक जो कि आल्प्स पर्वतमाला का हिस्सा है और यूरोप में है। माउंट अनाईवुडी जो कि दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत के लगभग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, केरल और कर्नाटक के बीच में। तो ये जो चोटियां हैं विश्व भर की, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। और ऊंची चोटियां जो है वो मुख्यतः कौन सी पर्वतमाला में या किस प्रकार के पर्वतों में दिखाई देगी, वो अब बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ी जो होती है उसका शीर्ष कैसा होता है? गोल, जबकि पर्वतों का शीर्ष नुकीला होता है, ऊंची चोटियां होती है। तो ये जो पर्वत है इनकी भी आयु होती है, जो कि अब हम बात करेंगे कि नए और पुराने पर्वत क्या होते हैं।
ये इस चित्र के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? नए पर्वत। दूसरी ओर पुराने पर्वत श्रृंखला। तो पुराने पर्वत कैसे दिखेंगे? कुछ ऐसे, जबकि नए पर्वत जो है वो ऐसे दिखाई देंगे आपको। मतलब इनकी नुकीली चोटियां हैं, जबकि ये कैसे हैं? गोल आकार के हैं। तो इसी प्रकार से पर्वतों की भी आयु होती है। कुछ बूढ़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नए होते हैं। तो हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत कैसे हैं? अपेक्षाकृत नवीन है, अर्थात नए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही साल पहले बने हो। ये हो सकता है लाखों वर्ष पहले, हो सकता है क्या है ऐसा कि हिमालय भी लाखों वर्ष पहले बने थे, लेकिन ये सबसे नए हैं। इससे भी पुराने बहुत सारे पर्वत श्रृंखला या फिर पर्वत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के इतिहास में हिमालय पर्वत जो है वो हाल ही में निर्मित युवा पर्वत है। अब अगर पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? कौन सी होती है जिसका शीर्ष कैसा होता है? गोलाकार होता है और ये छोटे होते हैं। होते तो समुद्र तल से बहुत ही ऊंचे हैं, पर जो नए पर्वत है उनकी चोटियों से नीचे होते हैं और ये गोलाकार पर्वत होते हैं, जैसे कि पहाड़ियां। इसका उदाहरण क्या है? राजस्थान में पाई जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि काफी पुरानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्वत नुकीली चोटियों वाले होते हैं जबकि कुछ गोल आकार के होते हैं, जिनको हम पहाड़ी बोलते हैं। तो ऐसा होता है अपर्दन के कारण। अब अपर्दन किस किस चीज से होता है? वो जल से भी हो सकता है, अर्थात वर्षा से भी हो सकता है, नदियों के बहाव से भी हो सकता है और हवा से भी हो सकता है, तो जिसको हम पवन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अपर्दन अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि पुरानी है, इसमें अपर्दन बहुत ही ज्यादा हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गई? गोल आकार की हो गई। जैसा कि हिमालय पर्वत है, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ अरावली में अपर्दन हुआ, हिमालय के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कैसे? उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। तो हो सकता है कई लाखों वर्षों बाद हिमालय में भी आपको कैसी गोलाकार शीर्ष दिखाई दे। तो क्या होगा? अपर्दन के कारण नए और पुराने पर्वत हुए। अब पुराने पर्वत जो है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जबकि नए वाले पर्वत कुछ लाख वर्ष पुराने हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्वत के अंदर पाया जाने वाला परिवेश कैसा है, अर्थात वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधों की वनस्पति या फिर उसके प्रकार पाए जाते हैं। अब आपकी बुक जो है, जैसे कि ये आपकी बुक का पेज हो गया, ये बुक मान लीजिए आपकी, यहाँ पर आपको साइड में कुछ छोटे छोटे कॉलम्स के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक्स्ट्रा में कुछ चीजें दी गई है जिसको आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, वो साइड जरूरी है। अब ये साइड में दी गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं पढ़नी है, आपको वो पढ़नी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो आ सकती है। और शुरू करेंगे हम पर्वतीय वनों से। पर्वतीय वन क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है। दूसरा, मॉस या फिर काई। तो अब ये जो मॉस या फिर काई होती है वो फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित होती है। मतलब ना तो इसमें फूल होते हैं ना ही जड़ें होती है, लेकिन ये एक छोटा हरा पौधा या फिर वनस्पति है जो कि बहुधा कैसा दिखता है? मधुमक्खी के आवरण की तरह। लाइकेन पौधे के समान जीव है जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों और पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। तो ये क्या है? छोटी छोटी पौधों की प्रजातियां हैं, जैसे मॉस जिसको हम काई बोलते हैं और लाइकेन। ये आपके बुक के साइड में दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ना भी अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें वन बहुत ही ज्यादा सघन होते हैं, जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं इसमें वनस्पति का कौन कौन सा प्रकार पाया जाता है या फिर कौन कौन से पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं? तो इसमें हमें पाइन, जिसको क्या बोलते हैं? चीड़, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष। अब आप सोच रहे होंगे ये शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं? तो जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो इनके तीखे और नुकीले शंकु होते हैं। आगे बढ़े, और कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो शंकुधारी वृक्ष जो है कौन कौन से हुए? पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस और देवदार। जैसा कि इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये क्या है? इनकी
तीखी नुकीली चोटियां हैं। ये एक फ्रूट है जो कि लकड़ी के जैसा बाहर से दिखाई देता है। अब ये जो शंकुधारी वृक्ष है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो ये ऊंचे और शंकु के आकार के पतले नुकीले पत्तों वाले पेड़ पौधे होते हैं और ये कहाँ उगते हैं? अधिक ऊंचाई पर। जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं किसकी? पर्वतों की, तो ये किस पर है? अधिक ऊंचाई पर है। और अब यहाँ पर कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? तो अन्य प्रजातियां किसकी? काई और लाइकेन की हमने बात कर ली, जो कि वनस्पति की प्रजातियां हैं। जीवों की प्रजातियों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, जिसको क्या बोलते हैं? सुनहरा गरुड़। पेरेग्रीन फाल्कन, जिसको घुमंतुबाज बोलते हैं। कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आईबेक्स, जिसको जंगली भेड़ बोला जाता है। हिमालय तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत सारे कई अन्य प्रकार के प्राणी। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जीव जंतुओं की, पक्षियों की फोटो लगी है, जैसे पेरेग्रीन फाल्कन, हिमालय तहर और पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल और कैनेडियन लिंक्स। तो ये सारी प्रजातियां हैं किसकी? जीव जंतुओं की, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या जाना कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूप कौन कौन से हैं, और खासकर हमने इस पाठ में बात की थी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कि पर्वतीय स्थल रूप क्या होता है, वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति हमें दिखाई देती है। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। माउंट किलिमंजारो रिक्तस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? विकल्प एक है भारत, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो चोटी है। और भारत के अंदर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट हो गई। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की चोटियां हमें अलग अलग क्षेत्र में दिखाई देती है, जिसमें से माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की एक चोटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युवा पर्वतों में खालिस्तान है। ऊंची चोटियां, छोटी चोटियां, गोल चोटियां और चपटी चोटियां। युवा पर्वत अर्थात जो नए नए बने हैं, चाहे वो लाखों वर्ष पुराने हो, पर वो सबसे नए हैं। तो इनमें क्या होता है? ऊंची चोटियां होती है। कैसी? ऐसी। इसमें ऊंची चोटी भी होगी, इसमें खड़ी ढलान भी होगी और इनके आधार क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। तो ये तीन प्रकार की विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी ओर पहाड़ी कैसी होती है? शीर्ष गोल हो गया और ढलान कैसी है? तीव्र नहीं है, कम तीव्र है और इसके आधार और भी ज्यादा चौड़े दिखाई देंगे। और अपर्दन कहाँ ज्यादा होता है? पहाड़ियों के अंदर, जो कि बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।